सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने हार्डनेस के बारे में पढ़ा था। ये हम बेसिकली केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर पढ़ रहे हैं। केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर थोड़े ज़्यादा है कंपेयर टू फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर से अपने कोर्स में। एंड इंपॉर्टेंट भी क्या है, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। ठीक है, तो हमने जो हार्डनेस के बारे में पढ़ा था उसके रिगार्डिंग अपने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, दैट इज नाइट्रोजन कंटेंट। तो ये होता क्या है, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर इंडिकेट्स इट्स पोल्यूशन ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर। मतलब अगर नाइट्रोजन है, ठीक है ना, तो क्या इंडिकेट करेगा, वो इंडिकेट करेगा कि हमारा जो पानी का पोल्यूशन है वो किसके कारण है, ऑर्गेनिक मैटर के कारण है। नाइट्रोजन इन वाटर विल बी फाउंड इन एनी ऑफ फॉलोइंग फॉर्म्स। और जो नाइट्रोजन है पानी के अंदर किसी भी फॉर्म में पाया जा सकता है। पहला जो फॉर्म है उसका है फ्री अमोनिया। ठीक है, फ्री अमोनिया इन वाटर इंडिकेट्स इट्स रिसेंट पोल्यूशन। मतलब फ्री अमोनिया अगर पानी के अंदर है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी पानी अभी जस्ट गंदा हुआ है। रिसेंट पोल्यूशन मतलब अभी जस्ट गंदा हुआ है। इट इज़ डिटरमाइंड बाय बॉइलिंग द सैंपल ऑफ वाटर एंड नोटिंग द अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस लिबरेटेड। एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ फ्री अमोनिया इज 0.15 मिलीग्राम पर लीटर। तो बेसिकली क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि रिसेंट पोल्यूशन अगर है तो नाइट्रोजन कौन सा फॉर्म अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको वहाँ पर फ्री अमोनिया पे क्लिक करना है। ठीक है, और कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो सिंपली बॉइलिंग करते हैं पानी को। बॉइलिंग करने के बाद जो अमोनिया गैस लिबरेट होती है उससे पता लगता है। ठीक है ना, उसके बाद जो लिमिट होती है वो कितनी होती है, 0.15 मिलीग्राम पर लीटर। सेकंड बोलते हैं ऑर्गेनिक अमोनिया, इसको बोलते हैं एल्ब्यूमिनोइड। ठीक है ना, ऑर्गेनिक अमोनिया का दूसरा नाम ये है एल्ब्यूमिनोइड। ठीक है, ऑर्गेनिक अमोनिया क्या इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है कि अभी ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन स्टार्ट नहीं हुआ है, या फिर ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ठीक है, कैसे इसको डिटरमाइन करते हैं, तो डिटरमाइन करते हैं जो पहले हमने सैंपल गर्म किया हुआ है उसी बॉइल्ड सैंपल को वापस से गर्म कर लेंगे। ठीक है, और अमोनिया गैस जो लिबरेट हो रही है, जो निकल रही है, उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन रिएजेंट होता है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट मिलाते हैं। ठीक है ना, और अमोनिया गैस जो लिबरेट होती है उसका अमाउंट नोट कर लेते हैं। ठीक है ना, और जो लिमिट होती है एक्सेप्टेबल वो होती है 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है ना, तो आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। उसके बाद फ्री अमोनिया, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि फ्री अमोनिया एंड ऑर्गेनिक अमोनिया को कंबाइंड फॉर्म से बोला जाता है जेलडाल्स अमोनिया। ठीक है ना, जो के साइलेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना, जेलडाल्स, ये देखो लिखा हुआ है सामने, जेलडाल्स अमोनिया। ठीक है, तो जेलडाल्स अमोनिया क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज जेलडाल्स अमोनिया। जेलडाल्स अमोनिया इज अ मिक्सचर ऑफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री अमोनिया एंड ऑर्गेनिक अमोनिया। तो देखिए लिखो फ्री अमोनिया, दिस इज फ्री अमोनिया, दिस ऑर्गेनिक अमोनिया। इन दोनों को एक साथ बोलते हैं हम क्या, जेलडाल्स। जेलडाल एक साइंटिस्ट रहेंगे, उन्होंने बोला जेलडाल्स अमोनिया। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे उन्होंने, वो हमारे कोर्स में नहीं है। आगे चलते हैं हम। इसके अंदर ये बता रखा है कि जो बता रखा है कि फ्री अमोनिया है, ये पहले बॉयल किया तो फ्री अमोनिया। ठीक है ना, उसके बाद KMnO4 की प्रेजेंस में इसको बॉईल किया गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो अमोनिया निकल रही है तो इसको बोलेंगे हम क्या, ऑर्गेनिक अमोनिया। ठीक है ना, मतलब जब हमने पहले इसको बॉईल किया, ठीक है ना, ऑर्गेनिक मैटर फर्स्ट, ऑर्गेनिक मैटर सेकंड, तो दिखा रखे हैं इसके अंदर। ठीक है ना, तो ऑर्गेनिक मैटर, अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, दो टाइप के ऑर्गेनिक मैटर है। मैंने पहले बताया था कि फ्री अमोनिया के टाइम में जो ऑर्गेनिक मैटर ये शो करेगा कि रिसेंट पोल्यूशन। ठीक है ना, जो अमोनिया में लिबरेट हो रही है। ठीक है ना, लेकिन जैसे ही हमने उसी बॉयल सैंपल को वापस से बॉयल किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट में। ठीक है, तो जो अमोनिया लिबरेट हो रही है, ठीक है ना, उसकी रीडिंग को नोट कर लेंगे। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑर्गेनिक अमोनिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया बेसिकली। आपको बस ये याद रखना है इसके अंदर कि हमने कौन सा रिजेंट काम में लिया था, KMnO4 काम में लिया था। नीचे चलते हैं हम, आगे आ जाइए। फिर है नाइट्राइट, जो थर्ड फॉर्म होता है वो नाइट्राइट होता है, दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर वो पार्शियली होता है। और मैंने पहले बताया था आपको कि किसी भी चीज़ की नॉलेज या तो प्रॉपर तरीके से हो या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो प्रेजेंस ऑफ नाइट्राइट इन वाटर इज हाईली डेंजरस एज इट इंडिकेट्स द पार्शियल डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। इट इज़ डिटरमाइंड बाय कलर मैचिंग टेक्निक। तो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वही पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, कि ये कलर मैचिंग नाइट्राइट को जो डिटरमाइन करते हैं वो कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कलर मैचिंग टेक्निक। ठीक है, और जो कलर इंड्यूस किया जाता है वो कैसे इंड्यूस किया जाता है, बाय द एडिशन ऑफ सल्फोनिक एसिड एंड नैफ्थमीन। एक्सेप्टेबल लिमिट क्या होती है, 0 मिलीग्राम पर लीटर। मतलब कितना ज़्यादा हार्मफुल है ये, क्यों, क्योंकि इसका ये क्या शो करता है, ये शो करता है अगर नाइट्राइट अवेलेबल है तो ये शो करेगा कि हमारे पानी के अंदर क्या है, अभी जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका पार्शियली डिकम्पोजिशन हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज नाइट्रेट, NO3 माइनस। ऊपर वाला क्या था, NO2 माइनस। डिफरेंस है दोनों के अंदर, ये है NO2 माइनस, ये है NO3 माइनस। ठीक है, इसकी वैलेंसी दोनों की सेम है,
-1 आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या आ रहा है -1 आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपको याद रखना कि नाइट्राइट जो होता है वो शो करता है पार्शियल डिकम्पोजिशन, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और नाइट्रेट जो होता है दैट इज NO3-, ठीक है ना। ये क्या होता है देखो, इसमें देखते हैं एक बार। तो प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट इन वाटर is not harmful as it indicates the complete decomposition of organic matter. However, in some cases, if it is present in excess, it affects the infants and result in the disease referred as methemoglobinemia. मतलब जो नाइट्रेट होता है वैसे वो वाटर में हार्मफुल नहीं होता, ठीक है ना। और ये शो करता है कि यहाँ पर पानी जो ऑर्गेनिक मैटर थे पानी के अंदर वो प्रॉपर तरीके से क्या हो चुके हैं, डिकम्पोज हो चुके हैं, टोटली तरीके से ऑर्गेनिक मैटर क्या हो चुका है, डिकम्पोजिशन हो चुका है। लेकिन कभी कभार अगर इसकी प्रेजेंस ज़्यादा हो जाए, मतलब इसकी लिमिट से ज़्यादा हो जाए, तो क्या होता है, ये जो नए बच्चे पैदा हुए होते हैं, न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं या इन्फेंट्स होते हैं, उनकी लाइफ को क्या करता है, अफेक्ट करता है और एक डिजीज़ उनके अंदर पैदा कर देता है, दैट इज़ नोन एज मैथेमोग्लोबिनीमिया या ब्लू बेबी डिजीज़ या ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ब्लू बेबी डिजीज़ या ब्लू बेबी सिंड्रोम या मैथेमोग्लोबिनीमिया किसकी एक्सेस के कारण होता है, तो आंसर होगा हमारा नाइट्रेट NO3-, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम। It is determined by color matching technique again, and color is induced by the addition of phenol disulfonic acid and KOH, ठीक है ना। तो आपको बस ये याद रखनी है कि किस टेक्निक से हम डिटरमाइन करते हैं कौन सा कलर जो इंड्यूस होता है वो किसके कारण होता है, लिमिट्स क्या होती हैं। तो एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी है, 45 mg/L, ठीक है। अब देखो इसके अंदर 2 रिएक्शन लिखे हैं आपके सामने, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी बार क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर समझते हैं इनको। सबसे पहले क्या हो रहा है, ये NO3 था, ये कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, NO2- में, और NO2- नाइट्राइट होता है जो कि बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया हमारा हीमोग्लोबिन के अंदर और उसके बाद कन्वर्ट हो गया कैसे, HbNO2 के अंदर। ये रिएक्शन हमारे बिल्कुल काम की नहीं है, ठीक है। ये न्यूली बॉर्न डिजीज़ के अंदर जो रिएक्शन होती है वो बताया गया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, अब इसके अंदर बात करते हैं ये जो रिएक्शन मैंने आपको समझाई आपको कि NO3 से NO2 में कन्वर्ट हुआ, ठीक है ना। और NO3 से HbO2 में हमें हीमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट हुआ और HbNO2 में कन्वर्ट हुआ। ये वाली रिएक्शन न्यूली बॉर्न डिजीज़ में होती है, दैट इज़ नॉट ऑफ आर इंटरेस्ट ऑफ एरिया, ठीक है। ये हमारे काम की नहीं है। जो काम की रिएक्शन है वो देखता हूँ, मैं बताता हूँ। एक सेकंड, मेरा बड़ा से थोड़ा ऑफ कर लूँ। तो जो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो देखो यहाँ पर क्या है, नाइट्रिफिकेशन, ठीक है ना। पहला क्या है यहाँ पर, नाइट्रिफिकेशन मतलब जो अमोनिया है वो यहाँ पर पहले कन्वर्ट हो रहा है नाइट्राइट में, फिर कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रेट में, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया पे काम में आ रहा है इस पूरी रिएक्शन में, दैट इज नोन एज नाइट्रोसोमोनस। ये काफी पूछा गया है कि जब NH3 को NO3 में कन्वर्ट किया जाता है, फिर जब NH3 अमोनिया गैस नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है, तो कौन सा बैक्टीरिया वहाँ पे काम में आता है, दैट इज नोन एज नाइट्रोसोमोनस। इसको बोलते हैं प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। सेकंड जो है वो है हमारा जब नाइट्रेट से नाइट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, डीनाइट्रिफिकेशन। और जो बैक्टीरिया काम में लिए आते हैं दैट इज नोन एज पैराकोलस, PARACOLOUS, ये L है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो नाइट्रिफिकेशन के अंदर जो बैक्टीरिया काम में लिया जाता है दैट इज नोन एज नाइट्रोसोमोनस, और जो डीनाइट्रिफिकेशन में बैक्टीरिया काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं हम पैराकोलस बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम, देखिए नीचे आ जाइए। तो वही लिखा हुआ है, अ प्रोसेस इन विच अमोनिया गैस कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट is known as nitrification. A process in which nitrate convert into the nitrogen is called as denitrification, ठीक है। तो ये चारों फॉर्म पढ़ चुके हैं। पहला पढ़ा था अपन ने फ्री अमोनिया, फिर हमने पढ़ा ऑर्गेनिक अमोनिया जिसको हम एल्ब्यूमिनोइड बोला, फिर हमने पढ़ा नाइट्राइट जो कि काफ़ी हार्मफुल होता है NO2-, फिर पढ़ा हमने नाइट्रेट NO3-। अगर NO3- ज़्यादा हो जाए तो फिर मतलब डिजीज़ पैदा होते हैं बच्चों के अंदर, दैट इज़ नोन एज ब्लू बेबी सिंड्रोम या ब्लू बेबी डिजीज़ या फिर मैथेमोग्लोबिनीमिया, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, SSC JEE हो गया, AE हो गया, गेट हो गया, ES हो गया, मैनी ऑफ टाइम्स आई हैव सीन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्लोराइड कंटेंट, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया था आपको क्लोराइड अगर ज़्यादा है पानी के अंदर तो क्या दिखाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि वाटर ट्रीटमेंट जो प्रोसेस होता है उसके अंदर डिसइंफेक्शन लास्ट प्रोसेस होता है, और विदाउट डिसइंफेक्शन यू कांट सप्लाई योर वाटर फ्रॉम रिजर्वायर टू योर हाउसेज, ओके। तो प्रोसेस जो होता है उसके अंदर डिसइंफेक्शन के अंदर क्लोरीन बहुत काम में लिया जाता है। तो इसमें देखते हैं हम, प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड इन वाटर हाई कंसंट्रेशन इंडिकेट्स इट्स पोल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवेज। मतलब अगर मान लो क्लोराइड पानी में ज़्यादा है तो ये शो करेगा कि वहाँ पर जो पानी में पोल्यूशन है वो किसके कारण है, वो पोल्यूशन इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण है या फिर सीवेज के कारण है, ठीक है। क्लोराइड इज डिटरमाइंड बाय
titrating the water sample with the standard silver nitrate AgNO3 using K2CrO4 एज इंडिकेटर। इसको बोलते हैं मोर्स मेथड। मतलब क्लोराइन को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वाटर सैंपल को टाइट्रेट करते हैं किसके साथ, स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट के साथ। कौन सा रिएजेंट या फिर इंडिकेटर काम में लेते हैं हम, K2CrO4, ठीक है ना, पोटेशियम क्रोमेट। उसके बाद एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है इसकी, 200 मिलीग्राम पर लीटर। कॉस्ट फॉर रिजेक्शन इज 1000 मिलीग्राम पर लीटर। जो भी ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, देखिए ये मेरा सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है ना, ये क्लोरीन गैस इसके ऐड होते क्या बना रही है, AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बना रही है, ठीक है। आपको ये रखना है इसके अंदर कि AgCl का क्या कलर होता है, तो ये होता है हमारा वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है ना, सिल्वर क्लोराइड। उसके बाद AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, अगर इसकी ऐड हो रहा है किसके साथ, पोटेशियम क्रोमेट के साथ, तो ये बनाएगा हमारा AgCrO4, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसको ये बोलेंगे, ये जो कलर होता है वो होता है हमारा रेड ब्राउन कलर, ठीक है। तो ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट, तो ये हो गया रेड ब्राउन कलर। तो आपको केवल ये रखना है इसके अंदर कि AgCl का कलर कौन सा होता है, वाइट होता है, और AgCrO4 क्या होता है, रेड ब्राउन कलर होता है, जिसको बोलते हैं डार्क ब्राउन ब्लैकिश कलर, ठीक है। यही आपका याद करने की चीज़ें जो एकदम पूछी जाती हैं, ठीक है ना। फिर है फ्लोराइड कंटेंट। तो फ्लोराइड कंटेंट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, तो अगर 1 मिलीग्राम पर लीटर तक फ्लोराइड अवेलेबल है पानी के अंदर, तो वो हमको डेंटल कैविटीज़ से बचाएगा, और जो हमारी ग्रोथ हो रही है परमानेंट टीथ की, उससे ही बचाएगा। मतलब 1 मिलीग्राम पर लीटर तो होना ही होना चाहिए फ्लोराइड पानी के अंदर। लेकिन अगर फ्लोराइड की मात्रा 1.5 मिलीग्राम पर लीटर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, तुम्हारे जो दांत है उनका कलर गायब हो जाएगा, मतलब डीकलरेशन ऑफ टीथ। और क्या होगा, और फ्लोरोसिस, और इस बीमारी को नाम दिया जाएगा क्या, फ्लोरोसिस। मतलब 1 मिलीग्राम पर लीटर तक तो क्या होगा, अगर 1 मिलीग्राम पर लीटर तो चाहिए, इससे डेंटल कैविटीज़ नहीं होंगी और हमारा जो टीथ है उसकी परमानेंट ग्रोथ होगी। लेकिन अगर हमारा फ्लोराइड 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे डीकलरेशन हो जाएगा, टीथ के कलर जो है ओरिजिनल कलर गायब हो जाएगा, उसको बोलते हैं फ्लोरोसिस। लेकिन अगर इसी फ्लोराइड की मात्रा 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाए तो हो जाएगा क्या, तो जो बॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिफॉर्म होना चालू हो जाएंगी, और उसको हम बोलेंगे बॉन फ्लोरोसिस, ठीक है ना। 3 चीज़ें बताई मैंने आपको, 1 मिलीग्राम पर लीटर तक होना ही होना चाहिए, जो कि डेंटल कैविटीज़ को हटाएगा और परमानेंट ग्रोथ होगी हमारे दांतों की। 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होते ही हमारे कलर, जो दांतों का कलर है वो खराब हो जाएगा, और 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होते ही हमारी हड्डी हैं वो गलने लग जाएंगी, उसको बोलेंगे बोन फ्लोरोसिस। फ्लोराइड इन वाटर इज डिटरमाइंड बाय कलर मैचिंग टेक्निक, एंड कलर इज इंड्यूस्ड बाय द एडिशन ऑफ जिरकोनियम एंड एलाजरीन, ठीक है। एक्सेप्टेबल लिमिट क्या होती है, 1 मिलीग्राम पर लीटर। कॉस्ट प्रोजेक्शन इज 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। उसके बाद कुछ गैसेज हैं, गैसेज देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया इन वाटर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मतलब ये सारी गैसेज हैं, ये बताती हैं कि हमारे पास इस टाइम ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल है। जैसे CH4 कैसे आना आता है, तो CH4 इज ए काइंड ऑफ एक्सप्लोजिव गैस, विस्फोटक। कार्बन डाइऑक्साइड क्या पैदा करती है, ये एसिडिटी पैदा करती है, जो कि वाटर के अंदर बैड टेस्ट इंड्यूस करती है। हाइड्रोजन डाइसल्फाइड क्या करती है, ये रोटन एग की स्मेल, मतलब जो जैसे बोलते हैं सड़ा हुआ अंडा, उसकी स्मेल को पानी में इंड्यूस करती है, ठीक है ना। एट एनी गिवन टेम्परेचर मैक्सिमम ऑक्सीजन विच मे बी डिजॉल्व इन द वाटर इज रिफर्ड एज सैचुरेटेड डिजॉल्व ऑक्सीजन। मतलब कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसके अंदर ऑक्सीजन हमारी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिल पाए, घुल पाए, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है ना। और एक पर्टिकुलर जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो सैचुरेटेड डिजॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू होती है वो होती है 9.2 मिलीग्राम पर लीटर। ये चीज़ें अभी काम नहीं आएंगी, बड़ी चीज़ें आगे जब सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के रूप में काम आएंगी, ठीक है ना। सैचुरेटेड डिजॉल्व ऑक्सीजन मतलब ये हो गया कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैक्सिमम ऑक्सीजन कितना घुल सकती है उस पानी में। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो ऑक्सीजन घुलती है वो होती है 9.2 मिलीग्राम पर लीटर। तो 9.2 मिलीग्राम पर लीटर इज सैचुरेटेड डिजॉल्व ऑक्सीजन एट द टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे आ जाओ। एनी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सैचुरेटेड वैल्यू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। अगर मान लो सैचुरेटेड ऑक्सीजन के जैसे 9.2 मिलीग्राम पर लीटर से कम ऑक्सीजन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अगर ये शो करती है कि वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, वो ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेंगे, वहाँ से कार्बन कंज्यूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो वहाँ पर क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मान लो सैचुरेटेड डिजॉल्व ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन अगर वैल्यू कम है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर का क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, जहाँ पर ऑक्सीजन काम में आ रही है। और कौन काम में ले रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम में ले रहे हैं, ठीक है। अ मिनिमम ऑफ 4 ppm ऑक्सीजन शुड बी प्रेजेंस इन द वाटर फॉर सर्वाइवल ऑफ फिशेज। और पानी के अंदर अगर मान लो एक्वेटिक लाइफ को जिंदा रखना है तो कम से कम 4 ppm ऑक्सीजन वहाँ पे चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लो पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, और इस डिकम्पोजिशन के कर कौन रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को भी क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो जो ऑक्सीजन हमारे पास पानी में अवेलेबल है, उसी पानी में एक्वेटिक एनिमल्स भी अवेलेबल हैं। तो अगर वही ऑक्सीजन को वो
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम में ले रहे हैं, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स जैसे फिशेज हैं उनके लिए ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो अगर इनकी वैल्यू, उस पर्टिकुलर ऑक्सीजन की वैल्यू 4 ppm से कम हो जाएगी तो हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है वो क्या हो जाएगी, खतरे में पड़ सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए एटलीस्ट 4 ppm तो चाहिए। डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग विंकलर्स मेथड, ठीक है ना। आपको बस इतना याद रखना है कि डीओ को किससे मेजर किया जाता है, विंकलर मेथड से मेजर किया जाता है, ठीक है ना। अगर डीओ एब्सेंट है तो वाइट कलर आएगा और डीओ प्रेजेंट है तो रेड ब्राउन कलर आएगा, दैट्स इट। और कुछ भी याद नहीं रखना है। मेटल के बारे में बात करते हैं तो मेटल 2 टाइप्स की होती है, टॉक्सिक एंड नॉन टॉक्सिक। टॉक्सिक कौन कौन सी होती है जिससे हमको खतरा हो, जैसे लेड हो गया, कैडमियम हो गया, बेरियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है ना, पारा हो गया, ठीक है। और जो नॉन टॉक्सिक होती है वो कौन, सोडियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम, पोटेशियम हो गया, जिससे हमको फ़ायदा होता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स पैदा करती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखा है सोडियम क्या करता है, तो प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन वाटर इन हाई कंसंट्रेशन इम्पार्ट्स बैड टेस्ट एंड प्रूव्स टू हार्मफुल फॉर हार्ट एंड किडनी पेशेंट। तो मतलब अगर सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाए पानी के अंदर तो एक तो गंदा, बहुत गंदा टेस्ट पैदा करेगी और ये हार्मफुल भी होगा किसके लिए, जो कि हार्ट और किडनी पेशेंट है, ठीक है। सोडियम इन वाटर मिक्स द मेटल सरफेस कोरोजन एंड प्रूव इज टू बी टॉक्सिक फॉर द प्लांट्स। और सोडियम अगर पानी के अंदर क्या है तो क्या होगा, जो मेटल सरफेस है वो क्या हो जाएगी, कोरोसिव हो जाएगी, ठीक है। और क्या है, ये प्लांट्स के लिए भी क्या है, टॉक्सिक है। इट इज़ डिटरमाइंड यूजिंग एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री। एग्जाम में पूछा गया है कि सोडियम को मेजर करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज में लेते हैं, देन योर आंसर शुड बी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री। सोडियम इन वाटर जनरली वेरीज इन द रेंज ऑफ 50 to 250 मिलीग्राम पर लीटर। इन द सेम वे आयरन एंड मैग्नीज causes color problems if presence in concentration greater than 0.3 milligram per liter and 0.05 milligram per liter. Iron and manganese can also be used as source of energy by certain type of microorganisms। मतलब आयरन और मैग्नीज हैं वो किसी अलग अलग टाइप के माइक्रोऑर्गेनिजम्स के लिए उनकी एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी भी काम में आते हैं। आयरन एंड मैग्नीज इज जनरली फाउंड इन द वाटर सिस्टम विच इज डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन। और आयरन और मैग्नीज वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन क्या होती है, कमी होती है। एक्सेप्टेबल लिमिट आयरन की 0.1 मिलीग्राम पर लीटर, कोज फॉर रिजेक्शन 1 मिलीग्राम पर लीटर। मैग्नीज की एक्सेप्टेबल लिमिट 0.05 मिलीग्राम पर लीटर, कोज फॉर रिजेक्शन 0.5 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। अगला है कॉपर। कॉपर क्या है, प्रेजेंस ऑफ कॉपर इन वाटर इन हाई कंसंट्रेशन अफेक्ट्स द लंग्स एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। मतलब अगर कॉपर की मात्रा ज़्यादा है तो क्या होगा, हमारे जो लंग्स हैं और रेस्पिरेटरी मतलब जो हम सांस लेते हैं जिन ऑर्गन से उनमें दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। कॉपर सल्फेट अगर जिसकी वैल्यू 250 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाए तो इट विल गिव लैक्सेटिव इफेक्ट, लूज मोशन इफेक्ट। एक्सेप्टेबल लिमिट्स आर 0.05 मिलीग्राम पर लीटर, कोज फॉर रिजेक्शन आर 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी और वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप अपने घरों पे रहिए और हो सकता है आपके कॉलेज बहुत जल्दी चालू हो जाए और आपके एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो रिवाइज करते रहिए चीज़ों को जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।